Bismillahirrahmanirrahim. This is Imtiaz Ali, your physics teacher. Today we'll discuss about this class first year synth board first chapter. Named as the scope of physics. आज हम बेटा डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर का पहला चैप्टर फिज़िक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है स्कोप ऑफ फिज़िक्स। ठीक है, तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, मगर इसमें हम सारा चैप्टर रिवाइज करेंगे और उसके साथ साथ हम इनके जो न्यूमेरिकल्स हैं जो दिए गए हैं हमारी सिंटैक्स में वो भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो भी सारे टॉपिक हैं यानी कि फ़िज़िक्स ब्रांचेस और साइंटिस्ट साइंटिफिक नोटेशन सिग्निफिकेंट फिगर और डायमेंशन वगैरह इसमें दिए गए हैं, तो सारे टॉपिक भी कवर करेंगे और उसके साथ साथ हम ये भी कवर करेंगे कि इसमें न्यूमेरिकल्स कौन कौन से हैं और किस तरह से वो सॉल्व होंगे, वो भी हम आपको बताएंगे, यहाँ सॉल्व करके दिखाएंगे। तो शुरू करते हैं। पहले साइंस क्या होती है, पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं साइंस का। The word science is taken from Greek word siri and Latin word scientia। यहाँ मैंने लिखा है ग्रीक वर्ड सीरी और लैटिन वर्ड साइंशिया से यहाँ लिखा गया है। बोथ मीन्स टू नो, दोनों की मीनिंग क्या है, जानना। ठीक है, इसका मतलब है कि साइंस की मीनिंग भी टू नो हो गई। ठीक है, यानी कि सीरी की मीनिंग टू नो है तो साइंशिया की मीनिंग टू नो है तो साइंस की मीनिंग भी टू नो हो गई। अब चलते हैं आगे कि ये इसकी तो इंट्रोडक्शन था कि कहाँ से साइंस आई या वर्ड साइंस कहाँ से आया। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है। द नॉलेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द ऑब्जर्वेशंस एक्सपेरिमेंट्स एंड कंप्लीट मेजरमेंट इज़ कॉल्ड साइंस। जो नॉलेज हमें ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट और जब हम उसको मेजर करते हैं जो नॉलेज लास्ट में रिज़ल्ट मिलता है उसे कहते हैं साइंस। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ जो ये फ़ैन है वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से चल रहा है, तो ये मेरा ऑब्ज़र्वेशन है क्योंकि मैंने सोचा और सोच के बेस पे मैंने अपने आइडियाज़ क्रिएट किए और आइडियाज़ लिखे या आपको बताए, तो वो मेरा ऑब्ज़र्वेशन होगा। याद रहे कि ये जो मेरा ऑब्ज़र्वेशन है ये साइंस में नहीं आएगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा बेटा, इस पे फिर करना पड़ेगा एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट किस तरह से करेंगे, हम एम मीटर लेकर आएंगे और देखेंगे कि ये वाकई फ़ैन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से चल रहा है या कोई और सोर्स है। अगर हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये वाकई ही इलेक्ट्रिसिटी की वजह से चल रहा है तो ये मेरा एक्सपेरिमेंट सही हो गया जाएगा, यानी कि मेरा ऑब्ज़र्वेशन और एक्सपेरिमेंट सेम आ गया। कभी कभी ऐसा होता है कि एक्सपेरिमेंट चेंज आते हैं तो ऑब्ज़र्वेशन रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो पहले वाला ऑब्ज़र्वेशन करेक्ट नहीं रहता। उसके बाद मैंने कहा कि जो नॉलेज हमें मिलती है कैसे मिलती है, ऑब्ज़र्वेशन करके एक्सपेरिमेंट करके और उसके बाद उसको कंप्लीट मेजर करें तभी तो वो नॉलेज साइंस कहलाती है। अब दो स्टेप हमने कवर कर लिए हैं जिसमें हमने ऑब्ज़र्वेशन किया और एक्सपेरिमेंट किया। अब उसको मेजर करते हैं। जब हमने चेक किया कि ये जो इलेक्ट्रिक फ़ैन है वो 10 एम्पियर की वजह से चल रहा है, तो बाद में जो नॉलेज आई, कौन सी नॉलेज आई, जो इलेक्ट्रिक फ़ैन है वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से चल रहा है। अगर इसको 10 एम्पियर करंट मिल रहा है तो ये चलेगा, अगर 10 एम्पियर से कम मिलेगा तो नहीं चलेगा, अगर 10 एम्पियर से ज़्यादा मिलेगा तो तेज़ चलेगा। तो ये सारी जो पॉइंट थी ये कहलाएंगी साइंस। ठीक है, यानी कि हमने ऑब्ज़र्वेशन किया, एक्सपेरिमेंट किया और उसको मेजर की। जब हमने मेजर किया तो जो नॉलेज मिली उसे कहेंगे साइंस है। तो ब्रांचेस ऑफ साइंस देख लेते हैं कि कितनी ब्रांचेस है। देयर आर 2 ब्रांचेस ऑफ साइंस। नंबर 1 फिजिकल साइंस, नंबर 2 बायोलॉजिकल साइंस। दो तरह की साइंस होती हैं, एक को कहते हैं फिजिकल साइंस, दूसरे को कहते हैं बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस क्या होती है बेटा,
तो फिज़िकल साइंस में आपको बता दूं कि द नॉलेज ऑफ साइंस अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स इज़ कॉल्ड फिज़िकल साइंस। मिसाल के तौर पर जो फिज़िक्स है वो हमारी फिज़िकल साइंस की ब्रांच है, जो केमिस्ट्री है वो फिज़िकल साइंस की ब्रांच है, जो मैथ है वो भी फिज़िकल साइंस की ब्रांच है, और बहुत सारी आर्कियोलॉजी है और बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं जो फिज़िकल साइंस की ब्रांचेज़ हैं। तो यानी कि ये सारी चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में होती हैं, तो उसे कहते हैं फिज़िकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस इसके उल्टा होगा। बायोलॉजिकल साइंस किसे कहेंगे बेटा? बायोलॉजिकल साइंस उसे कहेंगे द नॉलेज ऑफ साइंस अबाउट लिविंग थिंग्स। जैसे कि हमने फिज़िकल साइंस में कहा था द नॉलेज ऑफ साइंस अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स, तो इसमें कहेंगे द नॉलेज ऑफ साइंस अबाउट लिविंग थिंग्स इज़ कॉल्ड बायोलॉजिकल साइंस। मिसाल के तौर पर बायोलॉजी है, जूलॉजी है, बॉटनी है और बहुत सारी बायोलॉजिकल साइंस की ब्रांचेस हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपका साइंस क्लियर हो गया होगा। तो अभी चलते हैं फिज़िक्स की तरफ, क्योंकि व्हाट इज़ फिज़िक्स ये पहला सवाल है हमारा। अच्छा, फिज़िक्स का इंट्रोडक्शन अगर मैं बता दूं, द वर्ड फिज़िक्स इज़ टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड फिजिकोस विच मीन्स नेचर। ठीक है, जो वर्ड फिज़िक्स है वो कहाँ से लिया गया है? ग्रीक वर्ड फिजिकोस है, जिसकी मीनिंग क्या है? नेचर, यानी कि फ़िज़िक्स की मीनिंग नेचर हो गई। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है। स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन देम। अगर हम स्टडी करें किसकी? मैटर और एनर्जी की, और इनका जो इंट्रैक्शन है या रिलेशनशिप है वो हम देखें तो उसे कहेंगे फिज़िक्स। ठीक है, और उसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं स्टडी ऑफ नेचर इज़ कॉल्ड फिज़िक्स, क्योंकि फ़िज़िक्स की मीनिंग क्या है? नेचर है, तो नेचर की स्टडी करने को हम फिज़िक्स कहते हैं। बेटा, ये मैटर और एनर्जी ये आपस में कैसे इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं और इनका आपस में रिलेशन कौन सा है ये थोड़ी देर बाद में बताता हूँ, मगर एक्चुअल डेफिनेशन यही है कि स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन देम। तो बेटा, अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया था 1905 में कि E इज़ इक्वल टू एम सी स्क्वायर। एक पॉइंट मैंने नहीं बताई तो वो आप सुन लो। वो पॉइंट ये है कि द ओल्ड नेम ऑफ फिज़िक्स इज़ नेचुरल साइंस, यानी कि फिज़िक्स का ओल्ड नेम क्या है? नेचुरल साइंस। अच्छा, सेम पॉइंट पे आ जाते हैं कि अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टाइन के मुताबिक E इज़ इक्वल टू एम सी स्क्वायर। E एनर्जी है, एम मास है, C स्पीड ऑफ लाइट है। 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये C का वैल्यू है 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकंड। ये स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, यानी कि लाइट जो है इस स्पीड से मूव करती है। तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि E एनर्जी है, एम मास है। इस इक्वेशन के मुताबिक हम एनर्जी को मास में और मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कैसे करेंगे ये हम थोड़ा आगे नेक्स्ट पेज पे मैं बताऊंगा कि किस तरह से हम ये कर सकते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स इस इक्वेशन की मीनिंग क्या है? मास और मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू मास। वाइस वर्सा का मीनिंग ये होता है बेटा कि एक चीज़ अगर हो रही है दूसरी चीज़ उसके उल्टा हो रही है। अगर मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है तो एनर्जी मास में कन्वर्ट हो जाएगी। तो असल मतलब यही है। तो आगे चलते हैं और देख लेते हैं कि बेटा कि जो मैंने आपको बताया था कि मास और एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, तो पहले देखेंगे कि मास क्या होता है और एनर्जी क्या होती है। बेटा, यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ लिखा गया है मास यानी कि मैटर लिखा गया है। अ थिंग विच हैव वॉल्यूम और ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मास, सॉरी मैटर। या फिर और अ थिंग विच कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड क्वार्क्स इज कॉल्ड मैटर।
जिसमें वॉल्यूम हो और स्पेस ऑक्यूपाई करे तो उसे मैटर कहते हैं, या जो चीज़ लेप्टॉन और कॉर्क से बनी हो तो उसे कहते हैं मैटर। बेटा अगर लेप्टॉन्स और कॉर्क में देखना चाहते हो तो हमारी प्लेलिस्ट है पार्टिकल फिज़िक्स, जो फ्यूचर में हम उस पर बात करने वाले हैं, तो उनमें सारी थ्योरीज पार्टिकल फिज़िक्स की बात करेंगे वहाँ, तो वहाँ आप देख लेना। यहाँ मैं आपको डिटेल में नहीं बता सकता, सिर्फ ये बता सकता हूँ कि ये सब पार्टिकल हैं जो एटम में मौजूद होते हैं। हालांकि आपने सुना होगा कि देयर आर 3 सब पार्टिकल ऑफ एन एटम, मगर देयर आर मोर देन 400 सब पार्टिकल ऑफ एन एटम। 450 से भी ज़्यादा एक एटम के अंदर सब पार्टिकल होते हैं, 3 सब पार्टिकल नहीं होते। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो हम पार्टिकल फिज़िक्स में डिफाइन करेंगे। तो मैटर, जैसे कि मैं भी मैटर हूँ, चेयर भी मैटर है, आप भी मैटर हैं, क्योंकि हमारा या कोई ना कोई वॉल्यूम है और हम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें मैटर हैं। जो भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं ये सारी चीज़ें मैटर हैं। तो एनर्जी क्या होती है बेटा? एनर्जी उसे कहते हैं एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। यानी कि कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं जो हमारे अंदर एबिलिटी है उसे कहेंगे एनर्जी। ठीक है, तो अगर एनर्जी ना होती तो हम कोई भी काम नहीं कर पाते। यानी कि जो ताकत अंदर हमारे आ रही है, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, ये भी एनर्जी की वजह से बोल रहा हूँ मैं। अगर आप सुन रहे हैं मुझे तो ये भी आपके अंदर एनर्जी है, तो आप सुन रहे हैं। मिसाल के तौर पर आपके अंदर और मेरे अंदर केमिकल एनर्जी है, ये कहाँ से आई? ये हम फ्रूट वगैरह खाते हैं तो वहाँ से आ जाती है। और वो जो फ्रूट में कहाँ से आती है, वो नेचुरल अंदर ज़मीन से वो ले लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एनर्जी एक फार्म से दूसरे फार्म में कन्वर्ट भी हो सकती है। अच्छा, मेन पॉइंट ये है कि अगर हम कहें कि हाउ कैन वी डिफाइंड व्हाट इज़ फिज़िक्स, फिज़िक्स को किस तरह से डिफ़ाइन कर पाएँ, तो बेटा मिसाल के तौर पर जैसे हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि हम मैटर को एनर्जी में और एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कोई एग्जांपल भी मौजूद हैं या ऐसे ही कोई हम आपको बता रहे हैं सिर्फ? तो बेटा पहले कुछ लॉज हैं वो मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से मैटर और एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। यहाँ मैंने लिखा है बिफोर द अल्बर्ट आइंस्टाइन से पहले देर वर 2 लॉज, 2 लॉ थे। नंबर 1 लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, नंबर 2 लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इन दोनों का लॉ का मतलब ये है बेटा कि पहले का मतलब है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एक लेवोजियर साइंटिस्ट है, आप केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे। तो उन्होंने ये बताया कि ना ही मास को हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मगर एक फार्म से दूसरी फार्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि जो मास होता है वो कांस्टेंट होता है, ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही क्रिएट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि मास को मास में ही कन्वर्ट कर सकते हैं, मास को एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो दूसरा लॉ बेटा ये है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसका भी सेम ही मतलब है कि हम ना ही एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मगर एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि पहले मैंने एग्जांपल दिया, मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे अंदर केमिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है साउंड एनर्जी में, और उसके अलावा मेरी केमिकल एनर्जी फ्रूट से आई, जो खाना खाता हूँ उससे आई। तो इसका मतलब है एनर्जी जो है कंजर्व है, एक दूसरे कन्वर्ट हो रही है और ये डिस्ट्रॉय नहीं होती। ठीक है, जब केमिकल एनर्जी है वो किसी और एनर्जी में, लाइट एनर्जी या किसी और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, तो उतनी ही, मिसाल के तौर पर 10 जॉल केमिकल एनर्जी है तो 10 जॉल लाइट मिलेगी, 10 जॉल पोटेंशियल एनर्जी है तो 10 जॉल हमें काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। इसका मतलब है ये कांस्टेंट है। दूसरी बात कि
इसका मतलब भी ये है कि एनर्जी को एनर्जी में ही कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसे कि पहले मैंने बताया कि मास को मास में ही कन्वर्ट किया जा सकता है ऊपर वाले का। इसका मतलब ये है कि एनर्जी को एनर्जी में ही कन्वर्ट किया जा सकता है। तो जब अल्बर्ट आइंस्टाइन आए, उन्होंने बताया कि इन दोनों का आपस में रिलेशन है, एनर्जी को मास में और मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है बेटा, तो अब आ जाते हैं कि एग्जाम्पल कौन से हैं। अगर हम मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उनके कोई एग्जाम्पल मौजूद हैं या ऐसे ही है। बेटा एग्जांपल देख लो कि मिसाल के तौर पर हमारे पास लकड़ी है, उन्हें जला रहे हैं तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, थोड़ा बहुत मास भी मिल रहा है, मगर ज़्यादातर हमें लाइट हीट एनर्जी मिल रही है। और उसके अलावा अगर हमारे पास बम होता है, जब हम उसे लगाते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा? वो भी एनर्जी यानी कि रेडिएशन में के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। रेडिएशन एक तरह की एनर्जी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम एनर्जी को मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दूसरा एग्जांपल कौन सा? तो बेटा एनर्जी जो है वो कैसे मास में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये बात करेंगे अभी। अब ये गामा पार्टिकल है। गामा पार्टिकल जब किसी हैवी न्यूक्लियस के नज़दीक आता है, तो मैं कह रहा हूँ कि नज़दीक आता है, इसे टकराता नहीं है। जब इसके नज़दीक आता है तो ये ऑटोमेटिक ब्रेक हो जाता है एक एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में। ठीक है, एक उसमें से हमें इलेक्ट्रॉन मिलता है, दूसरा पॉजिट्रॉन मिलता है। पॉजिट्रॉन क्या है बेटा? ये एंटी पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन का, यानी कि मास इन दोनों के एक दूसरे होंगे। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज जितनी है उतनी ही चार्ज पॉजिट्रॉन पे होगी, मगर वो पॉजिटिव में होगी। अच्छा, ये गामा रेडिएशन है। रेडिएशन जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? ये पार्टिकल हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पार्टिकल हैं, तो ये कन्वर्ट हो रहे हैं पार्टिकल में, यानी कि रेडिएशन एनर्जी एनर्जी कन्वर्ट हो गई है पार्टिकल में। अच्छा, ये आपको बात याद रखनी चाहिए कि ये कभी टकराते नहीं हैं गामा रेडिएशन और हैवी न्यूक्लियस, सिर्फ नज़दीक आता है और ब्रेक हो जाता है। ठीक है बेटा, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ फिज़िक्स कितने हैं, और उसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स कितनी हैं। बेटा देयर आर टू पार्ट्स ऑफ फिज़िक्स। फिज़िक्स के दो हिस्से हैं। नंबर 1 है क्लासिकल फ़िज़िक्स और नंबर 2 है मॉडर्न फिज़िक्स है। क्लासिकल फ़िज़िक्स को न्यूटनियन फ़िज़िक्स भी कहते हैं, फ़िज़िक्स ऑफ 19th सेंचुरी भी कहते हैं। ठीक है, और मॉडर्न फिज़िक्स को न्यू एरा फिज़िक्स भी कहते हैं, आइंस्टाइनियन फ़िज़िक्स भी कहते हैं, और फिज़िक्स ऑफ 20th सेंचुरी भी कहते हैं। तो नंबर वाइज डिफ़ाइन कर लेते हैं कि क्लासिकल फ़िज़िक्स क्या होती है और मॉडर्न फिज़िक्स क्या होती है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि देयर आर 18 branches of physics, 6 are the branches of classical physics, and 12 are the branches of modern physics। उनको भी हम देखेंगे। तो क्लासिकल फिज़िक्स क्या होती है? स्टडी ऑफ फिज़िक्स बिफोर 19th सेंचुरी इज़ कॉल्ड क्लासिकल फ़िज़िक्स। जो हमें 1900 सदी से पहले वाली स्टडी की जाए, या पहले वाली नॉलेज जो है उसको हम स्टडी करें, तो उसे क्या कहते हैं? क्लासिकल फ़िज़िक्स कहते हैं। और अगर हम दूसरी डेफिनेशन ये भी है, स्टडी ऑफ मैक्रो ऑब्जेक्ट्स इज़ कॉल्ड क्लासिकल फ़िज़िक्स। या हम मैक्रो ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करें तो उसे भी कहेंगे क्लासिकल फ़िज़िक्स। मिसाल के तौर पर मोशन ऑफ कार, मोशन ऑफ मैन, मोशन ऑफ प्लानेट्स, ये वाली जो
मैक्रो ऑब्जेक्ट्स हैं, बहुत बड़े ऑब्जेक्ट नज़र आ रहे हैं, इनकी स्टडी करें तो हम, ये तो सिर्फ मैंने मोशन के ये हिसाब से एग्जांपल दिए हैं, बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं इन्हें मैक्रो ऑब्जेक्ट्स में, उनकी स्टडी करें तो हम क्या कहेंगे बेटा, उसे कहेंगे वो क्लासिकल फ़िज़िक्स है। अच्छा, फादर ऑफ क्लासिकल फ़िज़िक्स इज़ सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन जो है वो फादर ऑफ फिज़िक्स क्लासिकल फ़िज़िक्स हैं। तो बाद में थोड़ा आगे ही हम इसको अच्छी तरह से डिफ़ाइन कर लेते हैं कि ये कहाँ का था और इसकी उम्र कितनी थी, कब पैदा हुआ था और कौन कौन से काम सर अंजाम दिए थे। ये सारी बातें हम थोड़ा आगे डिफ़ाइन करेंगे। तो आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्लासिकल फ़िज़िक्स और मॉडर्न फ़िज़िक्स को हमने डिफ़ाइन कर लिया था। अब अच्छा, अगर मैंने मॉडर्न फिज़िक्स को डिफ़ाइन नहीं किया तो यहाँ मैं डिफ़ाइन कर लेता हूँ। द स्टडी ऑफ फिज़िक्स आफ्टर 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के बाद वाली जो स्टडी होगी उसे कहेंगे मॉडर्न फिज़िक्स। ठीक है, तो मॉडर्न फिज़िक्स से 1905, 1906 इससे आगे वाली जो भी नॉलेज है हमें, जैसे कि मैक्स प्लांक क्वांटम थ्योरी दी थी, उसके बाद और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी स्पेशल थ्योरी दी थी, तो ये जो मॉडर्न फिज़िक्स है उन दो थ्योरीज पे डिपेंड करती है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं और वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ थोड़ा बहुत आपको बता दूं कि क्लासिकल फ़िज़िक्स में जो न्यूटन्स के लॉ हैं वो वैलिड हैं, और मॉडर्न फिज़िक्स में कहीं कहीं जगह पे न्यूटन्स के लॉ जो हैं वो वैलिड नहीं हैं। तो वहाँ कौन सी चीज़ वैलिड है? वहाँ बेटा मैक्सवेल की 4 इक्वेशंस हैं वो वैलिड हैं, वहाँ क्वांटम थ्योरी वैलिड है, वहाँ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी वैलिड है। ये हम आगे डिफ़ाइन करेंगे कि क्वांटम थ्योरी क्या है और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है। तो यहाँ पहले मैंने आपको बताया था कि देयर आर 6 ब्रांचेज ऑफ क्लासिकल फ़िज़िक्स। यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन सी 6 ब्रांचेज हैं। नंबर 1 हीट, नंबर 1 मैकेनिक्स, नंबर 2 हीट और थर्मोडायनामिक्स, नंबर 3 साउंड और अकास्टिक्स, नंबर 4 लाइट और ऑप्टिक्स, नंबर 6 इलेक्ट्रिसिटी, नंबर 5 इलेक्ट्रिसिटी, नंबर 6 electromagnetism. I repeat again. Number 1 mechanics, number 2 heat or thermodynamics, number 3 sound or acoustics, number 4 light or optics, number 5 electricity, number 6 electromagnetism. तो ये 6 ब्रांचेज हैं। आगे वाली मेरी प्ले लिस्ट है जिसका नाम है बेटा फ़िज़िक्स फॉर फिज़िक्स। वहाँ हम हर एक ब्रांच का ओवरव्यू दे रहे हैं, तो वहाँ से ही आप देख लेना। यहाँ कोर्स वाइज चल रहे हैं तो कोर्स से ही डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ जो चैप्टर आएंगे उन्हीं को ही डिफ़ाइन करते जाएंगे। तो मॉडर्न फिज़िक्स बेटा क्या है? स्टडी ऑफ फिज़िक्स आफ्टर 19th सेंचुरी। ये जो 19th सेंचुरी के बाद वाली जो स्टडी है उसे कहते हैं मॉडर्न फिज़िक्स, ठीक है। या स्टडी ऑफ माइक्रो ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड मॉडर्न फिज़िक्स। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं, सब पार्टिकल्स हैं, उसकी स्टडी करें तो उसे कहते हैं मॉडर्न फिज़िक्स। अच्छा, फादर ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स इज़ अल्बर्ट आइंस्टाइन। जिसने स्पेशल थ्योरी दी थी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, वो ही इस मॉडर्न फिज़िक्स का फादर है। तो ब्रांचेज ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स देख लेते हैं कि ब्रांचेज ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स कितनी हैं। बेटा देयर आर 12 ब्रांचेज ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स। कितनी ब्रांचेज हैं? 12 ब्रांचेज हैं मॉडर्न फिज़िक्स की। तो वो कौन कौन सी हैं? ये मैं एक जुमला बनाया है उर्दू में, और वो उसी हिसाब से मैं डिफ़ाइन करूँगा, क्योंकि इस तरह से याद रखना तो डिफ़िकल्ट होता है, तो इसीलिए मैंने एक ट्रिक बनाई है एक सेंटेंस में। तो वो आप अगर याद रखोगे तो आपको अच्छी तरह से सारी ब्रांचेज याद होंगी। अच्छा, माँ MAN माँ, पप्पा PAPA पप्पा, और AR और भाई BHAI भाई, जी और LASI लस्सी। क्यों? सिर्फ क्यों दिया है, क्यों नहीं पीते कंप्लीट करने के लिए।
बेटा माँ पहले मैंने लिखा है, इसका मतलब ये है कि एम से मॉलिक्यूलर फिज़िक्स आएगी, ए से एटॉमिक फ़िज़िक्स आएगी और एन से न्यूक्लियर फिज़िक्स आएगी। इसका मतलब ये है कि 3 ब्रांचेस ये हो गई। तो आगे चलते हैं पी ए, और पी ए है 2 मरतबा पी ए। तो एक टाइम जो पी ए आ रहा है उसका मतलब है पार्टिकल फिज़िक्स, और दूसरे टाइम जो पी ए आ रहा है उसका मतलब है प्लाज्मा फिज़िक्स। 3 और 2 हो गई 5। तो आगे चलते हैं, ए आर लिखा गया है, और जिसको मैंने कहा है ए से है एस्ट्रोफिज़िक्स और आर से है रिलेटिविटी फ़िज़िक्स। जो स्पेशल थ्योरी है वो इसमें डिटेल में पढ़ते हैं, रिलेटिविटी फ़िज़िक्स। भाई भाई पूरे से ही बायोफिज़िक्स आएगी। जी लिखा है, जी से जियो फिज़िक्स आएगी। तो पप्पा तक 5 हुई थी, ए आर 2 ब्रांचेस थी तो 7 हो गई, भाई तक 8 हो गई, जी तक 9 हो गई। एल ए से आएगी लो टेम्परेचर फिज़िक्स, और एस आई से आएगी सॉलिड स्टेट फिज़िक्स। तो 9 और 2 कितने हो गए, 11 हो गए। तो क्यू से है क्वांटम फिज़िक्स। तो टोटल ब्रांचेस कितनी हो गई, 12 हो गई। ठीक है, तो इन्हें भी अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना, याद कर लेना, और उसके बाद जो हमारे चैप्टर के और चीज़ें हैं वो डिफ़ाइन करेंगे। तो आगे चलते हैं। तो अभी हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ पीरियड्स ऑफ फिज़िक्स। फिज़िक्स के कितने पीरियड्स हैं उन पे बात करेंगे। ठीक है बेटा, ये आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा मैंने छोटा लिखा है, मगर आप अगर एचडी में देख रहे हो तो आपको क्लियर दिखाई देगा बिल्कुल ही। तो देयर आर 4 पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ फिज़िक्स। जो 4 पीरियड गुजरे हैं हिस्ट्री ऑफ फिज़िक्स के लिए। तो पहला है बेटा एंशियंट पीरियड, और दूसरा है इस्लामिक पीरियड, और तीसरा है पीरियड ऑफ क्लासिकल फ़िज़िक्स, और चौथा है पीरियड ऑफ मॉडर्न फ़िज़िक्स। तो एक एक को करके देख लेते हैं कि एंशियंट पीरियड क्या है और उसमें फेमस चीज़ें कौन सी थी, क्या क्या थी, क्योंकि एंशियंट पीरियड तो बहुत बड़ा है, तो फेमस चीज़ें ही देखेंगे। तो बेटा इसमें जो फेमस चीज़ें थी वो पहले मैं स्टार्ट भी बता देता हूँ, स्टार्ट कहाँ से हुआ। ये बेटा 300 बीसी से स्टार्ट हुआ और 600 एडी पे ख़त्म होगा। तो इसमें इजिप्टियन और बेबीलोनियन बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे, अच्छे फ़िलासफ़र थे इस टाइम पीरियड के, और चाइनीज़ भी बहुत ही अच्छे फिज़िक्स थे और फ़िलासफ़र थे, और चौथे नंबर पे ग्रीक जो फेमस साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो यानी कि इन पीरियड्स में इजिप्टियन, बेलोनियन और चाइनीज़ ग्रीस वालों ने बहुत सारी कंट्रीब्यूशन पेश की है। ठीक है, तो इजिप्टियन और बेबीलोनियन वर awarded of some fundamental principle of physics concerning the measurements of land and fluid level, and also with astronomy as early as 300 BC. Chinese used magnetic compass earlier than 1000 BC. Chinese also manufactured paper. The named paper is पेपेट्यू। तो चाइनीज़ ने जो है वो पेपर मैन्युफैक्चर किया इसी टाइम में, उसे उसका नाम क्या है, PAPYTUE, पेपेट्यू। तो नाम रखा गया पेपेट्यू। ठीक है, तो उसके बाद कुछ वैलीज़ वाले ने भी बहुत अच्छा किरदार अदा किया। द पीपल ऑफ यूफ्रेट्स एंड
Tigris valleys used Cleander and the applied geometry to solve the problems. The physics of Indus Valley devised and used decimal systems. इसमें जो इंडस वैली के लोग थे उन्होंने डेसिमल क्रिएट किया, यानी कि 0.2, 0.5, 0.3 ये वाले जो डेसिमल्स होते हैं ये इंडस वैली वालों ने क्रिएट किया। तो ग्रीक्स ने जो थे उन्होंने भी अच्छा किरदार अदा किया। ग्रीक्स मेड प्रोफाउंड कंट्रीब्यूशन इन advancement of physics from 1700 BC to 150 AD। तो 700 BC से लेकर 150 AD तक जो पीरियड था वो ग्रीक पीरियड था। द सेलिब्रेटेड ग्रीक फिलोसोफर वर थाले, THALE, यानी कि माने मनाए हुए जो साइंटिस्ट थे फिलोसोफर थे वो कौन सा था? पहला थाले, गैलन GALEN गैलन, पिलोटमाई PLOTEMY, और पैथागोरस थ्योरम आपने सुना होगा, वो भी इसका था। डेमोक्रिटस जो एटॉमिक मॉडल दिया था वो भी। पिलोटो भी एक एंशिएंट पीरियड का साइंटिस्ट है फिजिक्स का। अरिस्टोटल भी कहते हैं, तो जो आपको इजी लगे। और आर्किमिडीज, ये सारे UCLID, यूक्लिड एक साइंटिस्ट थे, वो भी फेमस थे इस दौर के। तो और भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे, मगर फेमस जो सबसे ज़्यादा फेमस थे वो अरिस्टोटल थे और उसके अलावा आर्किमिडीज थे। तो अरिस्टोटल जो थे वो 384 BC में पैदा हुए, 384 BC में पैदा हुए और 322 BC में यहाँ से चले गए। सॉरी, 322 AD में यहाँ से चले गए। ठीक है, तो इसकी डेट कोई कंफर्म नहीं है, क्योंकि अरस्तू की डेट कोई कहता है कि अच्छा ठीक है भाई, सॉरी गलती हो गई, तो इतनी मुझे याद नहीं थी। तो क्योंकि अरस्तू साहब जो थे वो 334 में, सॉरी 384 BC में पैदा हुए थे और 422 BC में यहाँ से चले गए थे, यानी कि उनकी मौत हो गई थी। ही वॉज बॉर्न एट मैसेडोनिया, ग्रीस का एक सिटी है, वहाँ पैदा हुआ। ही वॉज द डिसिप्लिन ऑफ प्लूटो। अच्छा, ये फॉलो करता था, प्लूटो साइंटिस्ट था, उसका क्लास फेलो नहीं था मगर एक फ्रेंड था। ही डेवलप्ड द फिलोसफी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड रीजनिंग। अच्छा, ये आर्ग्यूमेंट जो बहस मुबाहिसे करते हैं और रीज़न देते हैं, ये उसी ने डेवलप किया फिलोसफी। वाज द फर्स्ट एवर मैन हु रोट अ बुक ऑन फिज़िक्स। ये पहले बंदे थे, पहले आदमी थे जिन्होंने फिज़िक्स पे बुक लिखा था, यानी कि अरिस्टोटल बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है फिज़िक्स में। तो आर्किमिडीज साहब आए। आर्किमिडीज साहब कब पैदा हुए और कब उसकी वफ़ात हुई? तो बेटा ये 287 में पैदा हुए और 312 में इसकी वफ़ात हो गई। आर्किमिडीज वाज फर्स्ट फिजिक्स्ट ऑफ एंशिएंट टाइम, 3rd century BC, तीसरी सदी का ये बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। वो अप्लाइड मैथमेटिक्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स टू फिज़िक्स। ये आर्किमिडीज लॉ है, वो भी आप पढ़ेंगे, सॉलिड स्टेट फिज़िक्स का है। ही वाज बॉर्न इन सिसिली, ये एक सिसिली सिटी है, वहाँ पैदा हुआ। ही इन्वेंटेड लीवर, स्क्रू, पुली एंड कंप्रेस एयर मशीन। ही स्टेब्लिश्ड हाइड्रोस्टैटिक्स, ये एक ब्रेक्स होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे।
उसने ये इन्वेंट किए। और जो सिंपल मशीन के तकरीबन पार्ट्स हैं, लीवर, स्क्रू, पुली, कंप्रेसर और मशीन्स जो हैं, ये सारी इन्होंने ईजाद की। और ही फाउंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि हर एक का सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होता है, तो इसने फाइंड किया और मेजर भी किया। एंड आल्सो मेजर द डेंसिटीज ऑफ मैनी सब्सटेंस, और इसने डेंसिटी भी बताई मुख्तलिफ सब्सटेंसेस की। द ग्रीक फिजिक्स्ट वाज अवेयर ऑफ ट्रांस इन्फिनिटी, जो ग्रीक फिजिक्स्ट है वो उनको पता नहीं था कि इन्फिनिटी क्या होती है, इन्फिनिटी भी इसने बताया। ही इज़ रिगार्डेड एज ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ एंटीक्यूटी। ये उसी दौर के जो हैं बहुत माने मनाए हुए साइंटिस्ट थे, यानी कि 3rd सेंचुरी के बहुत ही माने मनाए साइंटिस्ट थे। बहुत सारे काम किए इसने, यानी कि मशीन पे सारा काम इसने किया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे इसने काम किया, और इन्फिनिटी जो मैथ में बहुत ही इम्पोर्टेंट है उस पर भी इसने काम किया। तो ये तो साइंटिस्ट थे एंशियंट पीरियड के। तो उसके बाद हम इस्लामिक पीरियड की तरफ आते हैं। ये इस्लामिक पीरियड के जो फेमस साइंटिस्ट हैं वो इब्न अल हैथम हैं, अल बतानी है, अल बतानी भी कहते हैं, उमर ख़याम है, अबू रहमान अल बैरूनी हैं, याकूब इब्न अश्क अल किंदी हैं। तो बहुत सारे और भी साइंटिस्ट हैं। तो अगर इनके नोट्स लेना चाहते हो तो ठीक है, वरना मैं यहाँ बता देता हूँ कि जो इस्लामिक पीरियड है वो 600 से 1500 एडी तक था। ठीक है, इसका मतलब है 900 साल पूरे था। तो इस्लामिक पीरियड है, जाहिर सी बात है इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट जो होंगे वो मुस्लिम होंगे, तो इसीलिए तो मुस्लिम पीरियड की बात कर रहे थे। बेटा मुस्लिम पीरियड जो है वो मैंने आपको बताया कि 600 से 1500 एडी तक पीरियड था। तो इसके मुस्लिम जो फेमस साइंटिस्ट है वो भी मैंने आपको बता दिए थे। तो पहले पहले इब्न हैथम को देख लेते हैं। इब्न हैथम कब पैदा हुआ था? बेटा ये इब्न हैथम जो है 965 965 एडी को पैदा हुआ था, और इसकी वफ़ात हुई थी 1038 में 1038 एडी में। ठीक है, तो इब्न हैथम, थोड़ा इसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। इब्न हैथम वाज द ग्रेटेस्ट फिजिस्ट ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड। ही वाज अ नेटिव ऑफ बसरा, यानी कि ये बसरा का से पला बड़ा, छोटा बड़ा वहाँ हुआ, बसरा में ही पैदा हुआ। ही माइग्रेटेड टू इजिप्ट, और उसके बाद ये इजिप्ट चला आया। द लिस्ट ऑफ हिज बुक रन्स टू हंड्रेड्स ऑफ सो। इसने जो बुक्स लिखे बेटा वो 200 से ज़्यादा लिखे। इस book Kitabul Manazir is one of the leading classic which influencing scientific thoughts for more than 6 centuries। जिसका जो फेमस बुक है वो बेटा कौन सा है? वो है किताबुल मनाजिर। इज द बुक dealt with laws of reflection and